हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील मिश्रा। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस की रिस्पिरेशन चैप्टर को आज हम लोग समझेंगे। रिस्पिरेशन होता क्या है, यह किस तरह से होता है, इसमें कौन सी ऑर्गन इन्वॉल्व होती हैं, रिस्पिरेशन क्यों जरूरी है, वाई वी नीड रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन की टाइप कितने होते हैं, इसकी ये स्टेप कितनी होती है। आज हम लोग पूरी तरह से आज रिस्पिरेशन के अंतर्गत इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग आज समझेंगे। रिस्पिरेशन का डिफिनीशन हम लोग इस बात को समझेंगे। रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन। रिस्पिरेशन जो है वह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन को टेकिंग करते हैं एंड यूजिंग इट फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी, और उस ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके वह एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी बनाते हैं बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड। जैसा कि आप सभी को पता हो गया है कि न्यूट्रिशन के अंतर्गत ऑर्गेनिज्म है जो डिफरेंट तरह की फूड्स को लेते हैं और वो फूड हमारे सेल में वो एसिमिलेट हो जाते हैं, जहां वो केमिकल बॉन्ड के द्वारा वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अब उस केमिकल बॉन्ड को जब तक ब्रेक डाउन नहीं किया जाएगा तब तक एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होगी, और उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उस केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, और वो ऑक्सीजन हमारी ब्रीथिंग के द्वारा हमारी सेल में पहुंचता है, और वो जो एसिमिलेट फूड है उसको केमिकल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं, जिसको हम लोग सेलुलर रिस्पिरेशन में इसको समझने के प्रयास करेंगे, जहां हम लोग बताएंगे टाइप ऑफ रिस्पिरेशन में सेलुलर रिस्पिरेशन जो है इंटरनल रिस्पिरेशन है, वहां एसिमिलेटेड फूड को केमिकल बॉन्ड की ब्रेक डाउन होगी, और उसकी ब्रेक डाउन होने से अलग अलग तरह से अलग अलग स्टेप पर ऑक्सीजन का यूटिलाइज होगा, वहां कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगी, और उसके द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन होगा, दैट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज एटीपी। ये क्वेश्चन आता है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ द एटीपी। एटीपी is a unit of the energy. The full form is adenosine triphosphate. और ये यूनिट में वो क्या होते हैं, एटीपी के फॉर्म में वो ब्रेक डाउन करने के बाद एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। तो हम लोगों ने डिफिनीशन में इसको समझा कि रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड यूजिंग इट फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी। उस ऑक्सीजन का यूटिलाइज हुआ एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड। जैसा कि आपको मैंने बताया कि वो एसिमिलेटेड जो फूड है वो केमिकल बॉन्ड से टूटा हुआ है एंड प्रोड्यूसिंग द वेस्ट प्रोडक्ट। और इस पूरी प्रोसेस में जैसा कि मैंने अभी समझाया आपको क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की रिलीज होती है। ये पूरी प्रोसेस जो है इंटरनल रिस्पिरेशन सेलुलर रिस्पिरेशन के द्वारा ये कंप्लीट होता है। ये पूरी एनर्जी को हम लोग रिएक्शन के माध्यम से समझने की प्रयास करें। जो हमारी फूड है वो ग्लूकोज की फॉर्म में वो एनर्जी की प्रोडक्शन करता है। ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है तो उसकी प्रोडक्ट CO2 वाटर और एनर्जी की फॉर्म में वो रिलीज होता है। क्वेश्चन यहां पर फिर से आगे, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ द रिस्पिरेशन।
तो आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अनदर इसी पर क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेस्ट प्रोडक्ट, व्हाट द रिलीज, व्हाट द रेस्पिरेशन। हियर द CO2, वाटर एंड एनर्जी इज द रिलीज। देयर आर द डिफरेंस। आपको क्वेश्चन यही आएगा, राइट द डेफिनेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। आप अच्छे से इसको देखें और इसे नोट भी कर लें। नाउ द रेस्पिरेशन इज अकर्ड इन द 2 स्टेप। इसको 2 स्टेप में ये पूरा होता है। हम लोग बोलचाल की भाषाओं में कहते हैं कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना और रेस्पिरेशन कहलाता है, बट इट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यह 2 स्टेप में पूरा होता है। फर्स्ट जो पार्ट होता है इसके ब्रीथिंग, जिसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसे इंटरनल रेस्पिरेशन कहा गया। कहते हैं कि पूरी प्रोसेस में डिफरेंट ऑर्गन्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। ऑक्सीजन को पूरी ऑर्गन्स तक पहुंचना हमारे बॉडी पार्ट से ह्यूमन बींग्स में different organism have the different mechanism of the respiration, but in human beings there are the many organs involved in our respiration. The first is nose, nasal cavities, larynx, trachea, bronchi, lungs, bronchioles and alveoli. यहां हम लोगों ने देखा ये पूरी स्ट्रक्चर जो हमारे सामने आपने सभी अपना अपना देख सकते हैं, तो नहीं है नाक, इसे देखने के लिए एक इमेज की जरूरत पड़ती है। बट आप अनुभव करें, ये पूरी पार्ट जो है नोज का ला रहा है और नोज के पास में नेजल ओपनिंग है। ये 2 ओपनिंग्स, फर्स्ट ओपनिंग एंड सेकेंड ओपनिंग। ये नेजल ओपनिंग के द्वारा एयर जो है एनवायरमेंटल एयर है, ऑक्सीजन, इसके साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज भी हमारी नेजल ओपनिंग के माध्यम से उस नेजल कैविटीज तक पहुंचता है, जहां पर दोनों ओपनिंग एक जगह मीट कर जाता है। 2 openings are the meeting point. It is a hole like structure, so it is a cavity like the structure. It is known as nasal cavity. And when the air is the passing by the windpipes, and the place where the 2 food pipes and the windpipe are the connected, that points have the lobe like the structure, it is known as the larynx. वहां पर एक लोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में इसको देखेंगे। वो लोब लाइक स्ट्रक्चर का नाम लैरिंक्स होता है। लैरिंक्स को साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। क्यों? हियर द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, वो वाइब्रेट करते हैं और डिफरेंट तरह की आवाज की प्रोडक्शन करते हैं। तो क्वेश्चन यदि आए कि व्हाट इज द रोल ऑफ द लैरिंक्स, आप बताएंगे लैरिंक्स is also the known as sound box. It is to produce the different type of the sound. Next, the trachea. Trachea is a cartilaginous part. It is a ring-like structure. Trachea जो है wind pipe की तरह ये pipe या like structure है, but that part is a ring-like structure. It is made up by the cartilage. आप समझ चुके हैं कि कार्टिलेज होता है सॉफ्ट कलेक्टिव टिश्यूज है। बोन और कार्टिलेज 2 पार्ट होते हैं, जिसे 9th क्लास में भी आपने इसको अच्छे से समझा था। तो कार्टिलेज के द्वारा वो पूरी तरह से, वो कार्टिलेज में रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, एयर भी है, उसी तरह से वो पासिंग करता है। दैट कार्टिलेजिनस पार्ट, आप इसे अनुभव भी करेंगे। अब गर्दन के भागों में ऐसे आप इसको टच करके देखें तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर स्पष्ट दिखाई देता है। दैट इज अ ट्रैकिया। ये ट्रैकिया जो है वो क्या है भाई, 2 पार्ट्स में भी ये डिवीजन कर जाते हैं। ये ईच पार्ट इज नोन एज ब्रोंकी, इसको ब्रोंकी कहा जाता है। एंड फर्दर डिवाइडेड अगेन एंड अगेन ए ट्यूब लाइक द स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज द ब्रोंकियोल्स, उसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। एंड होल स्ट्रक्चर इट इज नोन एज लंग्स। ब्रोंकियोल्स के पास में एट द बाइलोन लाइक द स्ट्रक्चर आर द प्रेजेंट्स, इट इज द कंट्रैक्ट एंड द रिलैक्स। यहां पंपिंग होती है एंड देयर आर द मेनी
blood capillaries are the present where the oxygen diffuse and make a carbon dioxide, and at that process the waste product is released. ये alveoli मैं इसको एक छोटी सी डायग्राम में भी आपको समझाने की प्रयास करूंगा। अब इसमें देखें द ब्रेथिंग, कहते हैं कि ब्रेथिंग जो पॉइंट है, ये ब्रेथिंग जो है या टू फेज में काम करता है। फर्स्ट फेज का नाम होता है इनहेलेशन एंड सेकंड इज एक्सलेशन। यहां आप देखें डायग्राम के माध्यम से इसे एक चार्ट पेपर पर फ्लो चार्ट दिखाया गया है। इनहेलेशन ये प्रोसेस में देखिए एयर जो है पास करता है नोज में एयर नेजल कैविटीज के पास पहुंचा, नेजल कैविटी से होते हुए लैरिंग्स के पास ट्रेकिया के बाद ब्रोंकी, लंग्स एंड ब्रोंकियोल एंड एल्वोली तक पहुंचते हैं। दैट पार्ट इनहेलेशन। एंड फिर जब वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड जब बन जाते हैं तो अगेन एल्वोली से ब्रोंकियोल से लंग्स से ब्रोंकाई से ट्रेकिया से लैरिंग्स से नेजल कैविटीज। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी नोज में जो छोटी सी क्या होती है, ओ हेयर प्रेजेंट होते हैं, टीनी हेयर्स आर दी प्रेजेंट, दे प्यूरिफाई, दे फिल्टर द एयर। वो एयर को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं और प्योर एयर जो है हमारी बॉडीज में इंटर करते हैं। तो आपने बच्चे समझे इसको, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। नाउ द टॉपिक इज द टाइप ऑफ द respiration. Type of respiration is the two types. The first is aerobic respiration and the second is anaerobic respiration. आप देखिए ब्रीथिंग एंड रिस्पिरेशन। आपने जैसा भी आपको मैंने बताया है कि ब्रीथिंग क्या होता है भाई, इट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें टू प्रोसेस काम कर रहा है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। Different organs are involved in both state, inhalation and exhalation. Here it is the difference between respiration and breathing. One is external respiration and respiration is internal respiration. External and internal. क्या होता है? It is a physical process in which the oxygen is taken. यह फिजिकल प्रोसेस है जिसमें केवल ऑक्सीजन क्या होता है, लिया जाता है, टेकन किया गया एंड CO2 इज गिवन आउट। दैट प्रोसेस इज नोन एज ब्रीथिंग। बट इन अ इंटरनल respiration or the respiration, it is a chemical process. Respiration is a chemical process and breathing is a physical process in which the glucose is oxidized. ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है एंड CO2 is the released in this case. Breathing it occur the outside of the cell. इसमें सेल लेवल पर वर्क नहीं होता है ब्रीथिंग्स में, बट इट इज occur inside the cell. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी है कि वो सेलुलर लेवल में जैसे ही उसका बॉन्ड का रिलीज टूटता है तो सेल के अंदर एक साइक्लिक कंडीशंस पूरा होता है। वो साइक्लिक नाम होता है क्रेव साइकिल, जिसको खोज किया था डिस्कवरर जो थे सर जोन्स हेंस क्राइव, और उन्होंने अपने ही नाम पर उसका बताया कि ये क्रेव साइकिल जो कि 9 स्टेप में पूरा होता है। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन पायरुवेट बनते हैं। इसको हम लोगों ने सेलुलर रेस्पिरेशन में समझने की प्रयास करेंगे। कहता है क्या कि ब्रीथिंग्स देयर इज नो रिलीज ऑफ द एनर्जी। ब्रीथिंग की केस में एनर्जी की रिलीज नहीं होता है, बट रेस्पिरेशन में एनर्जी इज रिलीज्ड। एंड नेक्स्ट, एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ब्रीथिंग में किसी तरह की एंजाइम की इन्वॉल्वेशंस नहीं होती है, लेकिन रेस्पिरेशन में एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस।
डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन, ये दोनों क्या है भाई? एरोबिक एंड एनारोबिक, इट इज द टाइप ऑफ द रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन जो होते हैं इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यह रिस्पिरेशन होता है, जिसमें क्या होगा कि ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी CO2 एंड वाटर। कहते हैं क्या कि ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन यहां होता है, लेकिन एनारोबिक रिस्पिरेशन में ये पार्शियली होता है, ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इसमें क्या है? बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या है? किसकी प्रोडक्ट? एनर्जी CO2 एंड वाटर प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन एनारोबिक रिस्पिरेशन में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का रिलीज होता है। लेकिन क्वेश्चन तो यहां आएगा कि सर हाउ मच एनर्जी इज द रिलीज्ड इन बोथ केस। कहता है इन होल रिस्पिरेशन द 38 ATPs are the formed. In aerobic respiration, 38 ATP adenosine triphosphate is released, but in aerobic respiration, it is the release of less energy, that is the 2 ATP. Aerobic respiration occurs both in cytoplasm and mitochondria. आपने सेल चैप्टर के अंतर्गत में माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा था। इट इज स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, और सेल की जो बाउंड्री के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद की स्ट्रक्चर पूरी होल साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों में रिस्पिरेशन होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इसको इक्वेशन के माध्यम से समझने के प्रयास करें कि ग्लूकोज जिसका ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, फॉस्फेट ग्रुप है, ये साइटोप्लाज्म में होगा, जिससे पायरुवेट्स एंजाइम के मदद से ये रिएक्शन पूरी होता है और इसकी प्रोडक्ट CO2, वाटर और 38 ATPs रिलीज होते हैं। लेकिन एनारोबिक रिस्पिरेशन यह जो है 2 फेज में काम करता है, एक तो साइटोप्लाज्म में, या इसकी प्रोडक्ट जो है ये फर्मेंटेशंस और मसल्स टिश्यूज में, ये दोनों में ये पूरा होता है। एनारोबिक रिस्पिरेशन फर्मेंटेशन में, ईस्ट में होता है, और नेक्स्ट जो होता है मसल्स क्रैम्प में होते हैं। जैसा कि आपने इक्वेशन के माध्यम से समझेंगे कि ग्लूकोज जिसका ग्लाइकोलाइसिस होता है, ये पायरुवेट एंजाइम्स के माध्यम से दोनों रिएक्शन पूरा होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, ये ईस्ट में होगा, और ये पूरी प्रक्रम, पूरी क्रिया को, पूरी एक्टिविटीज को फर्मेंटेशन कहा जाता है, जिसे इसकी प्रोडक्ट इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द 2 ATPs आर रिलीज। आपसे क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर दी प्रोडक्ट ऑफ द एनारोबिक रिस्पिरेशन इन ईस्ट? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द 2 ATP and energy is released. In our muscle cells, muscle tissue, the glucose is oxidized. Glycolysis in a cytoplasm. In the presence of the pyruvate enzymes, the reaction is occurred and there the product is the 2 lactic acids and 2 ATPs are the formed in a energy. हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने होल एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस को देखा। ये पूरी तरह से रिस्पिरेशन में हम लोगों का मूल क्या है भाई? ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, दैट इज द ग्लूकोज, एंड प्रोड्यूस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। थैंक यू टू